हेलो। आज हम बात करने जा रहे हैं वियतनाम के बारे में। अगर आप लोगों ने वियतनाम घूमने जाना है तो आप लोगों को क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। अगर आप मैप पे देखोगे, वियतनाम यहाँ पे है, साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है और ये इंडिया से 5 से 6 घंटे बाय फ्लाइट डिस्टेंस है। वियतनाम जाने के लिए 2 तरीके से वीज़ा मिलता है। पहला तरीका है इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, दूसरा है स्पॉन्सर वीज़ा। स्पॉन्सर वीज़ा आपको वियतनाम से कोई आपका फ्रेंड या कोई कंपनी या कोई ट्रैवल एजेंसी आपको भेज सकती है। इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा जो कि आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो और उसकी फ़ीस पे करते हो तो आपको 1-2 दिन में इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा मिल जाता है। वो वीज़ा लेके आप वियतनाम ट्रैवल कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि वियतनाम पहुंचने के बाद क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी। अगर आप मैप पे देखोगे तो इंडिया से वियतनाम के लिए जो फ़्लाइट्स हैं, एक फ़्लाइट जाती है हनोई, ये इनकी कैपिटल सिटी है यहाँ पे। दूसरी फ़्लाइट जाती है दानांग, ये एक बीच एरिया है या एक छोटी सिटी है जहाँ लोग छुट्टियाँ मनाने जाते हैं। तीसरी सिटी है हो चिन मिन्ह सिटी, यहाँ पे देखेंगे आप, ये इनकी कमर्शियल सिटी है, ट्रेडिंग हब जिसको हम बोलते हैं। तो ये 3 जगह इंडिया से फ़्लाइट चलती है। आप फ्लाइट लेके हो चिन मिन्ह सिटी आते हो तो आप यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। हो चिन मिन्ह सिटी पहुँचने के बाद अगर आप मैप पे देखोगे, ये जो एयरपोर्ट है हो चिन मिन्ह सिटी का, तन सोन नाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो अगर कोई इंटरनेशनल फ़्लाइट आती है हो चिन मिन्ह सिटी में, इस एयरपोर्ट पे आती है। ये एयरपोर्ट बिल्कुल ही सिटी के पास में बना हुआ है। जैसे ही आप एयरपोर्ट पे पहुँचोगे तो आपको वीज़ा एंड इमिग्रेशन क्लियर करना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा है तो आप डायरेक्ट इमिग्रेशन की लाइन में खड़े होते हो और 15-20 मिनट में जैसे ही आपका नंबर आता है तो इमिग्रेशन आपको स्टैंप लगा के करीब मिनिमम 14 दिन का स्टे आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके पास स्पॉन्सर लेटर है तो स्पॉन्सर लेटर के लिए आपको पहले अराइवल वीज़ा लेना पड़ेगा, अपना लेटर दिखा के। जहाँ पे अराइवल वीज़ा मिलता है वहाँ जाना है, वहाँ पे फ़ीस पे करनी है तो आपको वो एक अराइवल वीज़ा दे देंगे। फिर आपको इमिग्रेशन लाइन पे जाना है और इमिग्रेशन पे आपको अथॉरिटी मिल जाती है मिनिमम 14 दिन रहने के लिए। वीज़ा क्लियर होने के बाद आपको अपना बैगेज लेना है और आपको होटल के लिए ट्रांसफ़र होना है। अब सिटी सेंटर होटल कहाँ पे हो सकता है, ये हम बात करते हैं। हो चिन मिन्ह सिटी में ये जो एरिया है बेन थान, ये एक डाउनटाउन एरिया सिटी सेंटर है। इस एरिया में अगर आप रहते हो तो आपको हर एक चीज़ आसपास मिलेगी, मीन्स शॉपिंग, फूड, ट्रांसफ़र्स, और ये काफ़ी रश वाला एरिया है बट वर्थ है यहाँ रहना। एयरपोर्ट से यहाँ तक आने के लिए आपको आधे घंटे से कम टाइम लगता है। आप लोकल टैक्सी यूज़ कर सकते हो, अपने ट्रैवल एजेंसी के थ्रू गाड़ी बुक करवा सकते हो, या फिर आप लोकल ऊबर कैब ले सकते हो। तो यहाँ पे ऊबर कैब भी चलता है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि सिटी में होटल अकोमोडेशन, तो यहाँ पे हर तरह की अकोमोडेशन अवेलेबल है, स्टार्टिंग बेसिक अकोमोडेशन से लेके 5 स्टार डीलक्स तक। अकोमोडेशन बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे है। एक 3 स्टार होटल आपको करीब 20 अमेरिकन डॉलर में मिल जाता है एक नाइट के लिए। $100 में एक अच्छा 5 स्टार होटल आपको मिल जाएगा। होटल्स जो हैं बहुत मॉडर्न हैं, नीट एंड क्लीन हैं, और अगर आप सिटी सेंटर में लेते तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है बट फिर भी कंपेयरिंग टू अदर कंट्रीज ये सस्ता पड़ता है। इंडिया से सस्ते पड़ते हैं ये होटल। वियतनाम के बारे में कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। वियतनाम में जो करेंसी है, अगर मैं इंडियन करेंसी की बात करूं तो काफ़ी डाउन करेंसी है। आपको 1 रुपये के 300 रुपये मिलते हैं वहाँ पे। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, लोकल टैक्सीज, इवन बाइक रेंटल भी आप कर सकते हो, बाइक टैक्सी है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको बसेस मिल जाती हैं, पब्लिक बसेस हैं, तो बहुत इजी हैं, बहुत सस्ती हैं। वियतनाम में अगर खाने की बात करें तो हर तरह का खाना अवेलेबल है, कॉस्ट वाइज काफ़ी सस्ता है।
आपको सी फूड एंड नॉन वेज फूड काफ़ी अवेलेबल है वहाँ पे। करेंसी के लिए वहाँ पे आप बैंक से करेंसी चेंज करवा सकते हो। आपको लोकल कोई जैसे ट्रेडर्स होते हैं, करेंसी ट्रेडर या मनी एक्सचेंज जिसको बोलते हैं, वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। बट कुछ ज्वेलरी शॉप्स हैं जो अनऑथोराइज करेंसी चेंज करते हैं, बट वो आपको करेंसी क्या ज़्यादा कन्वर्जन रेट देते हैं बैंक से। वो आपको समझना है कि वहाँ से करवानी है या नहीं। ज़्यादा रिस्की नहीं है, बट कोशिश करो कि आप बैंक से चेंज करवाओ। बट बैंक की ब्रांच हर जगह इजीली अवेलेबल नहीं है, या फिर बैंक ने अपने कुछ ऑथोराइज सेंटर ओपन कर रखे हैं जो कुछ जगह पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ से करेंसी चेंज कराओ। लेकिन अगर आप करेंसी किसी भी शॉप से करवाते हो, बहुत सारी शॉप्स ने बाहर बोर्ड लगा रखा होता है करेंसी चेंज, छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, वहाँ पे आप थोड़ा अलर्ट रहें, क्योंकि वो शॉप आपको करेंसी चेंज करते हुए चीट करते हैं, तो आपको कई बार पता नहीं चलता इस चीज़ का। अगर आपको करेंसी चेंज करानी है तो ऑथोराइज डीलर, बहुत बड़ी शॉप होनी चाहिए, ये एक उसकी निशानी है, वो ऑथोराइज डीलर हो सकता है बैंक का। एक चीज़ ध्यान रखो, जब आप करेंसी चेंज कराते हो तो वहीं पे खड़े होके प्रॉपरली आप अपनी करेंसी को काउंट करो और फिर वहाँ से जाओ, क्योंकि करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। जैसे मैंने बताया, 1 रुपये के 300 रुपये, तो इसका मतलब हो गया कि $1 के करीब आपको 15-20 हज़ार रुपये मिलते हैं। तो आपको काउंट करने में कई बार समझ नहीं आता, तो आप उसको प्रॉपरली काउंट करके ही वहाँ से आगे बढ़ो। अगर आप इंडियन हो, वेजिटेरियन हो, वहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शंस हैं, और हर एक सिटी में 5 से 10 रेस्टोरेंट्स हैं इंडियन, वहाँ पे आपको इजीली खाना मिल जाएगा। इसके अलावा दुनिया का हर एक तरह का खाना अवेलेबल है। मैकडोनल्ड, बर्गर किंग, पिज़्ज़ा, ये चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आप क्या क्या घूम सकते हो। अगर आप हो ची मिन सिटी में हो तो आपको लोकल सिटी टूर करना चाहिए। सिटी टूर में जो आपको लेके जाते हैं ये टूर वाले, वो लोकल 2-3 चीज़ें दिखाते हैं, जिसमें से मेजर 2 चीज़ें हैं। पहला है वार म्यूज़ियम। अगर आप स्क्रीन पे देखोगे, ये है वार म्यूज़ियम। वियतनाम बहुत फेमस रहा है एक वॉर के लिए, जो कि अमेरिका के साथ इन्होंने लड़ी थी। तो उस टाइम का ये वॉर म्यूज़ियम इन्होंने बनाया है। उस लड़ाई के दौरान जब ये आज़ाद हो गया तो इन्होंने ये वॉर म्यूज़ियम बनाया। इस वॉर म्यूज़ियम में इन्होंने वो सारी चीज़ें दिखाई हैं जो वॉर के दौरान यूज़ हुई थी। आप देख सकते हो ये छोटे हेलीकॉप्टर, फाइटर, इवन यहाँ पे आप आगे देखोगे टैंक्स। और इस बिल्डिंग के अंदर आप जब जाते हो तो ये दिखाते हैं जो ये मशीन गन्स, राइफल्स यूज़ करते थे, इवन जो ये बॉम्ब्स बड़े बड़े यूज़ करते थे अमेरिकन। तो ये सारी चीज़ें इस वॉर म्यूज़ियम में दिखाई हैं। इंटरेस्टिंग है, अगर आप जाओगे तो आपको अच्छा लगेगा और आपकी नॉलेज काफ़ी इंक्रीज़ होगी इस वॉर के बारे में और वियतनाम के बारे में। इस म्यूज़ियम को देखने के लिए आपके पास करीब 1 से 2 घंटे होते हैं, और इस म्यूज़ियम के दौरान लोग काफ़ी फ़ोटो खिंचवाते हैं इन टैंक और ये एयरक्राफ्ट के साथ, जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी खिंचवा सकता है। प्लस यहाँ पे एक छोटा सा कैफेटेरिया बना हुआ है, तो आप अगर वहाँ पे थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हो तो आप कुछ थोड़ा बहुत खा पी सकते हो। दूसरी चीज़ है वो है इनका मेन पोस्ट ऑफिस। अब ये थोड़ा अजीब लगता है कि पोस्ट ऑफिस देखने जाना है। एक्चुअल में ये पोस्ट ऑफिस बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है और ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है। अभी देखने से लगता नहीं ये कोई पोस्ट ऑफिस है। इस पोस्ट ऑफिस में आपको 10-15 मिनट लगते हैं। प्लस आप अगर यहाँ पे कोई शॉपिंग करना चाहते हो तो कुछ शॉप्स बनी हुई हैं। लोग एज ए सोविनियर और अपनी याददाश्त के लिए इस पोस्ट ऑफिस से कुछ सोविनियर परचेज करते हैं, या फिर यहाँ से आप अपने घर पे कुछ लेटर सेंड करोगे तो वो एक यादगार बन जाता है कि इस पोस्ट ऑफिस से वो सेंड किया गया था।
इसके अलावा आप सिटी टूर में एक चीज़ और देखते हो, ये रीयूनिफिकेशन पैलेस, इंडिपेंडेंस पैलेस भी बोलते हैं इसको। तो ये इनके आज़ादी के बाद इन्होंने ये पैलेस बनाया है और यहाँ इस पैलेस में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हैं गवर्नमेंट की वो होती हैं। प्लस इस पैलेस के अंदर म्यूज़ियम बना हुआ है जो इनके हिस्ट्री से रिलेटेड है, गवर्नमेंट से रिलेटेड है, वो चीज़ें दिखाई गई हैं। तो आप ये पैलेस विज़िट कर सकते हो। ये भी करीब 1 से 2 घंटे का टाइम लगता है। इस पैलेस के पास में भी एक बहुत अच्छा कैफ़ेटेरिया बना हुआ है, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट बिल्डिंग है तो वो काफ़ी हाई फाई कैफ़ेटेरिया है। वहाँ पे आप बैठ के थोड़ा रिलैक्स और खा पी सकते हो। तो ये जो सिटी टूर है आपका 3 से 4 घंटे या मैक्सिमम 5 घंटे में ख़त्म हो जाता है। अब जो मेजर साइट सीइंग है उसमें आ जाता है कोची टनल्स। कोची टनल्स वो टनल्स हैं जब इनकी गोरिल्ला वार अमेरिका के साथ चली थी, तब इनके जो फाइटर थे वियतनाम के, उन्होंने टनल्स बनाई थी ज़मीन के अंदर और उन टनल के थ्रू सेफ्टी भी थी उनके लिए और फाइट भी करते थे। तो वो कोची टनल का एक टूर है पूरा, जो टूरिस्ट को दिखाने ले जाते हैं। ये हो ची मिन्ह सिटी से अगर आप मैप पे देखोगे तो करीब 1 घंटा 40 मिनट का ड्राइव है। ये टूर सुबह ही करना चाहिए। सुबह आप जल्दी 8 साढ़े 8 बजे निकलो तो 10 साढ़े 10 बजे तक कोची टनल में पहुंच जाते हो। कोची टनल में पहुंचने के बाद अगर आप ये पिक्चर पे देखोगे तो ये कुछ ऐसा है। ये ज़मीन है, ज़मीन के अंदर इन्होंने ये टनल खोद के बीच में रहते हैं, खाना बनाते हैं और यहाँ से फाइटिंग वगैरह भी करते हैं और स्टोरेज भी है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपने फर्स्ट टाइम टनल्स ऐसी, ये एक्चुअली दुनिया में कहीं और नहीं है ऐसी टनल्स, तो आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। प्लस ये आपको दिखाते हैं कि ये टनल के अलावा वॉर के दौरान बड़े बेसिक से हथियार बना के ये कैसे अमेरिकन सोल्जर के साथ फाइट करते थे। आप देखोगे कि ये टनल के अंदर जैसे ये लोग जा रहे हैं और ये टनल जो है कोई बहुत बड़ी टनल नहीं होती, ये करीब 3 से 4 फीट की टनल होती है जिसमें झुक के चलना पड़ता है। ऐसे वियतनाम के लोगों की हाइट कम होती है, जैसे 5 फीट के आसपास, तो उनके लिए टनल काफ़ी कन्वीनियंट है। ये बोला गया है या ये पढ़ा गया है कि जो अमेरिकन सोल्जर हैं वो काफ़ी बड़े और हट्टे कट्टे थे, तो वो तो इन टनल में घुस भी नहीं पाते थे। अगर उनको मिल जाते थे तो किसी को पकड़ने के लिए इस टनल के अंदर भी नहीं जा पाते थे वो। ये देखिए टनल के अंदर एक उन्होंने रूम बना रखा है रेस्ट करने के लिए, और यहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि देखिए कितनी छोटी, ये करीब 1.5 फीट बाय 1.5 फीट का गड्ढा होगा जिसमें से ये अंदर जाते हैं और बाहर निकलते हैं। कोची टनल का टूर जंगल में है, इस वजह से आपको थोड़ा रिलैक्स कपड़े पहन के जाने चाहिए। स्पोर्ट शूज़ पहन के जाओ, पानी की बोतल साथ में रखो, क्योंकि ये चीज़ें वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। ये टूर जब आपका कंप्लीट होता है टनल के अंदर, तो ये आपको एक मूवी भी दिखाते हैं जिस पे ये बताते हैं कि वॉर के दौरान इन्होंने कैसे वो वॉर को फाइट किया और जीता। वो मूवी उसी टाइम की बनी हुई है जब ये वॉर हुई थी। यहाँ पे आपको टूर ख़त्म होने के बाद कुछ टी और लोकल इनका कुछ फूड होता है वो ऑफ़र करते हैं टेस्ट करने के लिए। वो ज़्यादा फीलिंग नहीं है, एक छोटा सा चाय का कप और थोड़ा सा खाने के लिए होता है। वो इसलिए कि ये बताते हैं कि जब ये वॉर हो रही थी तो ये लोग कैसे ज़िंदा रहते थे, क्या खाते थे, कहाँ पकाते थे। तो चाय उनकी लोकल कौन सी है वो आपको टेस्ट करवाते हैं। इस टनल के टूर के बाद, जो कि करीब 4 से 5 घंटे लग जाते हैं इस टूर में, इसके बाद आप वापस अपने होटल आ जाते हो। रास्ते में आप लंच कर सकते हो, ये लंच आपके टूर में इंक्लूड हो सकता है, या फिर आप अलग से भी लंच अपना कर सकते हो। इसके बाद शाम को आप फ्री हो, आप अपना लोकल साइट सीइंग कर सकते हो। यहाँ पे लोकल कुछ कसिनोज बने हुए हैं, आप कसिनो विज़िट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे
इवनिंग के लिए एक स्ट्रीट बनी हुई है जिसको वॉकिंग स्ट्रीट कहते हैं। वॉकिंग स्ट्रीट एक थाईलैंड में भी है और वियतनाम में भी है। वो वॉकिंग स्ट्रीट में आपको बहुत सारे बियर बार, रेस्टोरेंट्स, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, एक बार ज़रूर देखना चाहिए। अगला टूर आप कर सकते हो जिसको ये बोलते हैं माइकोंग डेल्टा रिवर क्रूज। अब ये क्या है, अगर हम इसको मैप पे देखें, आपका होटल यहाँ पे और साथ में ये एक रिवर चल रहा है, ये वाला रिवर। इस टूर में आपको होटल से ये नदी के किनारे तक लेके जाते हैं और इस किनारे पे आपको एक बड़े शिप में बिठा के, जिसकी कैपेसिटी करीब 100-150 लोगों की होती है, एक छोटी जगह पे ले जाते हैं, छोटा गांव। बहुत सारे ऐसे बने हुए हैं, वो इस किनारे पे हो सकता है, इस किनारे पे हो सकता है, और वहाँ से आपको जो उस गांव के पास में नदियाँ हैं उसके अंदर छोटे किश्ती से ले जाते हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे ये छोटी किश्तियाँ हैं, ये छोटी सी जो नदी साथ में चल रही है ऐसी वाली, तो इसमें ले जाते हैं आपको। 4-5 लोग एक किश्ती में बैठते हैं और आपको ये पूरा एरिया घुमाते हैं। अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ क्या है, पहला तो आप इस विलेज को घूमते हो, तो ये छोटे विलेज में आप जाके ऐसे ये छोटी बाइक पे वो आपको अपना गांव घुमाते हैं, आपको कुछ एक्टिविटीज़ करवाते हैं, जैसे कि लोकल कल्चरल सॉन्ग्स प्ले करते हैं, म्यूज़िक चलाते हैं, तो यहाँ बैठ के आपको चाय ऑफ़र करते हैं, खाने के लिए कुछ अलग अलग फ्रूट ऑफ़र करते हैं, तो ये चीज़ें आपके टूर में इंक्लूड होती हैं। तो आप बैठ के कुछ खा पी रहे हो और ये सॉन्ग चल रहा है यहाँ पे। देन आपको ये छोटी किश्ती से और आगे लेके जाते हैं जहाँ पे आपका लंच होता है एक छोटे से आइलैंड पे, और वहाँ पे आपको बाइक्स भी अवेलेबल हैं। अगर आपने बाइक चलानी है उसके अंदर आप बाइक भी चला सकते हो। कई जगह पे इन्होंने छोटा सा जू बना रखा है, आप वो जू देख सकते हो। कई जगह पे लोकल कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे ये इनका एक तरह से सामान लाने ले जाने का जरिया है, तो ये चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो। तो ये टूर एक तरह से आपका इनके लोकल कल्चर को दिखाने का मकसद है, प्लस जो ये लोकल गांव में रह के खाना खाते हैं या जैसे रहते हैं, क्या पीते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ एक्सपीरियंस होती हैं। आपका जो लंच है यहाँ पे इंक्लूड होता है, और वो लंच जो है वो सी फूड एंड वेजिटेरियन फूड दोनों मिलेगा आपको, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मैं कह सकता हूँ होगा। ऐसा नहीं है कि आप गांव में हो तो आपको फूड की क्वालिटी में कोई फ़र्क दिखेगा। प्लस उस फूड के साथ आप ड्रिंक्स भी यूज़ कर सकते हो, आप बियर विस्की जो आप लेना चाहो, वो ऑफ कोर्स पेड बेसिस पे होते हैं, एडिशनल कॉस्ट पे, बट वो सब अवेलेबल है। आप यहाँ पे ये छोटा जो इनका किश्ती है ये खुद भी चला के ट्राई कर सकते हो, ये भी एक एक्सपीरियंस ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आप वापस होटल आते हो, तो इस टूर के दौरान आपको 4-5 घंटे या कई बार 6 घंटे भी यूज़ होते हैं, प्लस खाना इसमें इंक्लूड होता है। इसके अलावा अगर आपके पास और टाइम है और आप और 1-2 दिन बिताना चाहते हो, तो आप हो चिन मिन सिटी से बीच एरिया में जा सकते हो, जो कि ये है वोंग ताओ। वोंग ताओ एक बीच सिटी है जहाँ पे यहाँ के लोकल लोग भी आके छुट्टियाँ मनाते हैं, और ये करीब 2 से 3 घंटे का रास्ता है वोंग ताओ के लिए। अब हम चलते हैं इनका दूसरा सिटी जो मैंने मैप पे पहले दिखाया था, दनांग। दनांग आप बाय रोड 17 घंटे का सफ़र है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर आप बाय एयर जाओगे तो 2 घंटे में दनांग पहुंच जाओगे। दनांग एक इनका बीच सिटी है, और यहाँ पे ज़्यादातर लोग छुट्टियाँ बिताने के लिए आते हैं। दनांग में अगर आप देखोगे ये मेन शहर है, यहाँ पे बीच है, पब्लिक बीच, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। प्लस दनांग में आप एक विज़िट कर सकते हो बाना हिल्स। ये बाना हिल एक पूरे दिन का टूर है, और ये एक रिज़ॉर्ट बना हुआ है जो कि बहुत हाई एंड रिज़ॉर्ट है, और इस रिज़ॉर्ट तक जाने के लिए आपको केबल कार की ज़रूरत पड़ती है। केबल कार में आप बैठ के जाते हो,
और इस रिज़ॉर्ट को इन्होंने नाम दिया सन वर्ल्ड। एक रिज़ॉर्ट है, जैसे आपने कभी दूसरा सिटीज़ में देखा होगा यूनिवर्सल स्टूडियो, संतोष आइलैंड या फिर जेंटिंग आइलैंड, तो ये एक टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा रिज़ॉर्ट बनाया हुआ है इन्होंने, सन वर्ल्ड रिज़ॉर्ट इसको बोलते हैं। ये एक फैंटेसी लैंड की तरह बना हुआ है। इसके अंदर बहुत सारी राइड्स, बहुत सारे शोज़ चलते हैं। इसमें बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं अंदर। काफ़ी लग्जरी रिज़ॉर्ट है और काफ़ी अच्छा है देखने के लिए। अगर आप दनांग आ रहे हो तो ये रिज़ॉर्ट ज़रूर विज़िट करना चाहिए। रिज़ॉर्ट की कॉस्ट कंपैरेटिवली थोड़ी सी महंगी है, ये करीब 30 से $40 की टिकट है, बट एक टिकट के अंदर आपको सारी राइड्स और सारा रिज़ॉर्ट फ्रीली घूम सकते हो, प्लस आपको लंच इसमें इंक्लूड होता है, केबल कार इसमें इंक्लूड होती है। यहाँ पे ये बहुत फेमस ब्रिज बना हुआ है, फ्री हैंड्स ब्रिज, काफ़ी फोटोजेनिक है, लोग बहुत इंजॉय करते हैं यहाँ पे। ये एक पूरे दिन की एक्टिविटी, आप सुबह जाके शाम तक ही वापस आ पाते हो। तो दनांग एक रात या 2 रात आप स्पेंड कर सकते हो। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो ये ड्रैगन ब्रिज शाम को ज़रूर देखने जाओ दनांग में, ये अच्छा लगता है, फोटोजेनिक है। प्लस यहाँ पे इवनिंग में ये जो ब्रिज जिस नदी के ऊपर बना है, इसके दोनों तरफ ब्रिज के पास नाइट मार्केट बनी हुई है, जहाँ पे बियर बार क्लब्स बने हुए हैं। तो आप अपना शाम का टाइम यहाँ पे बिता सकते हो, या फिर आप थोड़ा सा डिस्टेंस पे 5-10 मिनट की ड्राइव पे बीच बना हुआ है, तो आप बीच पे जा सकते हो। दनांग में 2 रातें बिताने के बाद यही एक्टिविटीज़ कर सकते हो आप। अगर आपने ज़्यादा टाइम बिताना है तो आप दनांग से करीब 1 से 1.5 घंटे की ड्राइव है होय an विलेज। होय an विलेज एक एंटीक सिटी है। यहाँ पे जो घर हैं वो बहुत पुराने स्टाइल से बने हुए हैं, यहाँ आप पिक्चर्स पे देखोगे। तो इसको एक तरह से वेनिस का शक्ल दी गई है, जैसे आप वेनिस में देखते हो कि सारे घर नदी के आसपास बने होते हैं, तो यहाँ पे भी ऐसे ही है। तो होय an लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है घूमने के लिए, क्योंकि लोग यहाँ का कल्चर समझते हैं, हिस्ट्री समझते हैं, और छोटा सा गांव है। यहाँ पे लोग बड़ी शांति के साथ रहते हैं, अपना टाइम एंजॉय करते हैं, बीच पे जाते हैं। तो इस वजह से आप एक दिन यहाँ पे बिता सकते हो, उसके बाद आप आगे की जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तीसरा पॉइंट है इनका हनोई। तो हमने अभी तक चिन्नी सिटी कर लिया, यहाँ से दानांग आए, दानांग घूम लिया, देन हनोई। ये 3 मेजर सिटी हैं वियतनाम घूमने के लिए। हनोई पहले हम समझ लें कि क्या है। हनोई इनका सबसे पुराना शहर है। पहले ये जो पॉपुलेशन थी हनोई में होती थी, ये नीचे वाला हिस्सा बाद में डेवलप हुआ है। हनोई आज की डेट में इनकी कैपिटल है। हनोई जो है बहुत ही ज़्यादा रश वाला सिटी है, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड सिटी है। लोग हनोई देखने जाते हैं, उसका जो मेन कारण है, एक तो इनका कल्चर समझना, दूसरा है हलोंग बे। ये जगह आप देख रहे हो जो हलोंग वर्ल्ड, हलोंग बे घूमने जाते हैं। तो आप जब हनोई में रह रहे हो, हनोई में आप एक दिन के लिए सिटी टूर कर सकते हो, जो लोकल शहर आपको घुमाएंगे। बट सबसे मेजर है यहाँ पे ये हलोंग बे घूमना। हलोंग बे बीच एरिया के साथ इनका एक डेल्टा की तरह नदियाँ बनी हुई हैं, और आप अगर पिक्चर में देखोगे तो इन नदियों, इन छोटे छोटे टापू और इन डेल्टास के बीच में से गुजरना अपने आप में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। तो आप एक दिन यहाँ जाके रह सकते हो। इवन अगर आप चाहो होटल में नहीं रहना, तो आप ऐसे हलोंग बे क्रूज़ के ऊपर भी रह सकते हो। आप इसके अंदर रहो और ये क्रूज़ एक जगह खड़ा रहता है। कुछ एक छोटे क्रूज़ हैं जो थोड़ा बहुत मूव भी करते हैं। इसके अंदर रहने के बाद आप आसपास का एरिया घूमो। तो एक तरह से आपका ये होटल है वो पानी के अंदर बना हुआ है, और होटल के चारों तरफ आप देखो कि पहाड़, समंदर दिख रहा है। तो बहुत ही अच्छा लगता है लोगों को यहाँ पे रहना, और लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं। प्लस हनोई में आप एक रात के लिए रह सकते हो।
तो ये आप 2 दिन यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो। अगर मैं इस चीज़ को कंक्लूड करूँ तो 3 रातें होचिमिन सिटी, 2 रातें दनांग, 2 रातें हनोई, तो ये 7-8 दिन का टूर आपका बनता है। इससे ज़्यादा टूर कई बार बोरिंग लगता है और आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो इस हिसाब से आप अपने टूर को प्लान कर सकते हो। इसमें आप जितना मर्जी इसमें ऐड कर लो, आप 1-2 रातें किसी भी सिटी में ऐड कर सकते हो। नो डाउट ये मैंने 3 आपको मेजर सिटी बताई हैं। अगर आप अपना टूर एक्सटेंड करते हो 2-3-4 रातों के लिए, तो इसके आसपास बहुत छोटे छोटे गांव हैं, एरियाज़ हैं, टेम्पल्स हैं जो आप घूम सकते हो। ये आपको अपने दिमाग में रखना है कि वियतनाम फेमस है हिस्ट्री के लिए, कल्चर के लिए, नेचर ब्यूटी के लिए, बीचेस के लिए, शॉपिंग, फूड एंड सम नाइट लाइफ। यहाँ पे आपको मॉडर्न कल्चर बहुत कम देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। इस तरीके से आप अपना वियतनाम टूर प्लान कर सकते हो। हमारे अगले वीडियो को ज़रूर वॉच करो बाकी अलग डेस्टिनेशन घूमने के लिए। थैंक यू सो मच।